अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीक पल्मोनोलॉजी के 3-4 चैप्टर टॉपिक पढ़े थे। नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 COPD, नंबर 3 कैप एंड नंबर 4 ट्यूबरकुलोसिस। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये है ब्रोंकियोक्टेसिस। सारे लाइव हो जाएं और हम इंशाल्लाह इसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे। Bronchiectasis. Basically, bronchiectasis is a combination of two words. कौन कौन से हैं? Bronchiectasis. Bronchi mean bronchus यानी bronchi and bronchioles, and ectasis mean dilatation. Ectasis कहते हैं dilatation को. तो ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है? ब्रोंकिएक्टेसिस बेसिकली irreversible permanent dilatation of bronchi and bronchioles। सारे लाइव हो जाएं बच्चे, शाबाश। अच्छा जी, इस वक्त हमारा टॉपिक लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो गया है और आई थिंक 10 मिनट ऊपर भी हो गए हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अब लाइव हो जाए। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। किसी को कोई इशू होगा तो वो कमेंट में इधर हमें बता सकता है और डिस्कस कर सकता है क्लियरली। लास्ट टॉपिक में से भी जो समझ नहीं है वो भी बता सकते हैं। अच्छा जी एक कमेंट आया है। अभी कम स्टूडेंट जो हैं वो लाइव हैं। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा लाइव हो जाएं तो हम टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट कर दें। अच्छा, बेसिकली होता क्या है ये, इसमें इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को इधर समझा देता हूँ। अगर ये एक ब्रोंकस है बहुत बड़ी, इसके अंदर कोई चीज़ हम कहते हैं सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाता है। सुप्रेस, ये ऐसे ब्रोंकस है और ये भी ब्रोंकस है। तो ये ब्रोंकस है, अगर इसके अंदर सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद डिस्ट्रक्शन होती है। जब डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगी? डायलेटेशन होगी। ये देखे, जैसे ये डायलेटेशन हो गई है, तो इस तरह डायलेटेशन, पहले क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, कोई भी सुपरेटिव इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, टीबी, कोई भी व्हाटएवर, जिसकी वजह से आगे इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन से जो है वो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से डिस्ट्रक्शन हुई, ऑब्स्ट्रक्शन से जो है वो फिर आखिर पे क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है। इस तरह परमानेंट ब्रोंकस जो है, ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाते हैं। अब नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। आइए अब हम इसकी पढ़ते हैं काजेस। कौन कौन सी काजेस हैं जो ब्रोंकिएक्टेसिस करती हैं? इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कंजेनिटल एंड नंबर 2 एक्वायर्ड। कंजेनिटल कौन कौन सी होती है काजेस? कंजेनिटल काजेस जी, हम अब एटियोलॉजी या इसकी काजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कंजेनिटल देखनी है, फिर हमने एक्वायर्ड देखनी है। कंजेनिटली बेसिकली आप 3 काजेज होती है इसके एक नंबर 1 सिस्टिक फाइब्रोसिस। आप लोगों ने एक डिजीज सुनी होगी, पहले पढ़ी होगी पैथो में या बेसिक में कहीं ना कहीं, के आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन की अबनॉर्मेलिटी की वजह से क्या होता है? बॉडी की जो सिक्रीशंस होती हैं, उसकी जो वाल होती है उसमें थिक हो जाती है और वहाँ फिर क्रॉनिक जो है इन्फ्लेमेशन होती है, इसलिए फिर क्या हो जाएगी? वहाँ डायलेटेशन हो जाएगी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस
इज मेन काज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक अलग टॉपिक है। बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस जीआईटी में भी होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस लिवर में भी होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस पैंक्रियाज में भी होता है। तो ये एक मल्टी ऑर्गन मल्टी सिस्टम डिजीज है, इसलिए हमने इसकी डिटेल इधर नहीं पढ़ी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। इसमें पेशेंट 38 की एज में एक्सपायर हो जाते हैं, उससे भी पहले हो जाते हैं। लेकिन ये यूके में, अमेरिका में मेन काज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस है। नंबर वन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नंबर टू प्राइमरी सिलरी डिस्कैनेजिया, प्राइमरी बिलरी डिस्कैनेजिया। सिलरी जो है, सॉरी बिलरी नहीं, सिलरी डिस्कैनेजिया सिंड्रोम। बिलरी डिस्कैनेजिया सिंड्रोम जो है उसमें जो है आप उन्हें मेन काज जो है सिलरी डिसफंक्शन सिंड्रोम में, प्राइमरी तो बिलरी डिस्कैनेजिया, सिलरी डिसफंक्शन सिंड्रोम बेसिकली ये है सिलरी डिसफंक्शन सिंड्रोम। इसमें दो डिजीजेज होती हैं। नंबर वन प्राइमरी बिलरी डिस्कैनेजिया, सिलरी डिस्कैनेजिया। नंबर टू कराटाजीनर सिंड्रोम। कराटाजीनर सिंड्रोम आप लोगों ने ईएनटी में भी पढ़ा होगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर सपोज जहाँ से ये इन्फेक्शन होता है तो क्या होते हैं जीआईटी पे, इधर क्या अटैच होते हैं, सीलिया अटैच होते हैं, सीलिया अटैच होते हैं छोटे छोटे। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये सेक्रीशन को बॉडी से बाहर ले जाते हैं, कफ आ जाती है, ये थ्रोट में ले जाते हैं, वहाँ से कफ से बाहर चीज़ें निकल जाती है जो भी इरिटेंट होगा। अगर खुदा न खास्ता इन सीलिया ये मोटिलिटी का कोई इशू हो जाए या ये डिसफंक्शन हो जाए तो क्या होगा, सिक्रीशन अंदर लॉज हो जाएंगी। सिक्रीशन जहाँ आएंगी तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी तो और बैक्टीरिया आएंगे और इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी और डिस्ट्रक्शन होगी और आखिर पे स्कैरिंग हो जाएगी और लंग पैरेन्काइमा भी डैमेज हो जाएगा। ये है। अच्छा जी, कराटाजीनर सिंड्रोम क्या होता है? कराटाजीनर सिंड्रोम में दो तीन चीजें होती हैं, एक नहीं होता। एक तो ये साइनोसाइटस होता है, साइनसिस का इन्फेक्शन होता है। नंबर टू साइटस इन्वर्सस होता है। साइटस इन्वर्सस आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे ऑर्गन है वो अपोजिट साइड पे आते हैं। हार्ट जो है वो लेफ्ट की बजाय राइट पे होता है, किडनी राइट की बजाय लेफ्ट पे होता है। साइटस इन्वर्सस एंड साइनोसाइटस, साइनसिस के इन्फेक्शन को कहते हैं साइनोसाइटस। एंड थर्ड वन इज ब्रोंकिएक्टेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, साइनोसाइटस एंड लास्ट वन क्या था, साइटस इन्वर्सस इज कॉल्ड कराटाजीनर सिंड्रोम। कराटाजीनर सिंड्रोम इज आल्सो कॉज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, प्राइमरी सिलरी डिसफंक्शन। ये थे कंजेनिटल काजेस, तीन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें चैनल का प्रॉब्लम होता है, सोडियम चैनल का। सोडियम अंदर चला जाता है तो वो अपने साथ वाटर भी ले जाता है, तो जो वाल होगी वो ड्राई हो जाती है। जहाँ ड्राइनेस होगी वहाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेसिकली इस तरह की इटियोलॉजी है इसकी। नंबर टू काज इज एक्वायर्ड। अच्छा जी, एक्वायर्ड फिर हम इस तरह डिवाइड करते हैं, एक्वायर्ड इन चिल्ड्रन, एक्वायर्ड इन चिल्ड्रन। बेसिकली चिल्ड्रन में जो सीरियस इन्फेक्शन जो इन्फेंसी में होते हैं, जैसे कि वूपिंग कफ एंड मीजल्स, ये इन्फेक्शन जो है इन्फेंसी में जो होते हैं, इससे बाद में ऐसा ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाती है। नंबर टू ये पल्मोनरी टीबी, सपरेटिव निमोनिया। नंबर थ्री मोस्ट कॉमन, जो बच्चे छोटे होते हैं वो फॉरेन बॉडी भी इनहेल कर लेते हैं, ले लेते हैं,
फॉरेन बॉडी इनटेक, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन। जैसे कोई पीनट्स चला जाए अंदर तो वो क्या होगा, उससे पीनट से वो पेशेंट जो है वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन से वहाँ बैक्टीरिया आ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन से फिर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद डिस्ट्रक्शन होगी। तो फॉरेन बॉडी, पल्मोनरी टीबी एंड इन्फेंसी, ये 3 इन्फेक्शन है या 3 चीजें हैं जो कि बच्चों में ब्रोंकिएक्टेसिस करती हैं। अब चलते हैं अडल्ट में। अडल्ट में कौन कौन सी होती हैं? अडल्ट में काज एक तो सपोरेटिव नमूनिया होगा, जो नमूनिया हो जिसका रिजॉल्व ना हो, सपोरेटिव नमूनिया। नंबर 2 टीबी है, टीबी से होता है। और नंबर 3 जो है वो सीए ब्रोंकस, ब्रोंकस का कार्सिनोमा, वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। सीए ब्रोंकस भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अच्छा, ये सीए ब्रोंकस इसके अंदर भी हो सकता है, इधर सीए होगा तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। खुदा ना खास्ता कोई बहर हो तो वो भी ऐसे इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देगा तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। कोई बहर हो या अंदर हो, कार्सिनोमा या लिम्फ नोड हो, जैसे टीबी का लिम्फ नोड होता है, वो प्रेस कर दे, आगे कोलैप्स हो जाएगा और उसके बाद पीछे जो है क्या होगा, यहाँ बैक्टीरिया इकट्ठे होते जाएंगे, यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा और वही जो आगे मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, ये सारी काजेज हैं एक्वायर्ड। अब मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि ब्रोंकिएक्टेसिस की क्या क्या काजेज होती हैं। अब फिर ना कहिएगा एक तो कंजेनिटल है और बाकी एक्वायर्ड है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस वर्ल्ड वाइड? एनीबॉडी, कोई बता सकता है? वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस इज पल्मोनरी टीबी। कौन सी है? टीबी, टीबी, ठीक है। और यूके में मैंने बताया, अमेरिका में, यूके में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वहाँ टीबी नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर पूछे एमसीक्यूज में तो आप लोगों ने टीबी लगाना है, अगर वो यूके पूछे तो फिर आप लोगों ने सिस्टिक फाइब्रोसिस लगाना है। अच्छा जी, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके जो है वो पढ़ लिए हैं काजेज। अब चलते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर आप लोगों को पता है 2 किस्म के होते हैं, सिम्टम्स और दूसरी क्या होती है, फिजिकल फाइंडिंग या हाँ जी फाइंडिंग या साइन, साइन फाइंडिंग साइन। सिम्टम्स क्या क्या होती हैं? जैसे जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वही सारी, कफ परसिस्टेंट होती है, परसिस्टेंट होती है कफ, लॉन्ग ड्यूरेशन की, परसिस्टेंट। अच्छा जी, स्पूटम, स्पूटम जो है वो कोपियस अमाउंट में होगा, परुलेंट होगा। कोपियस मतलब बहुत ज्यादा स्पूटम निकलता रहता है, निकलता रहता है। लोग ब्रोंकाइटिस, देखें कफ एंड स्पूटम किस में होते हैं? ब्रोंकाइटिस में भी होते हैं। पहले लोग ब्रोंकाइटिस उसको ट्रीट करते रहते हैं ये, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और इसमें स्पूटम ज्यादा होता है, कोपियस अमाउंट में होता है और पोस्चरल ड्रेनेज से उसके बाद आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्लूरिटिक चेस्ट पेन भी हो सकता है। चेस्ट पेन कैसे होगा? कोई प्लूरा इन्वॉल्व होगा तो उससे हो जाएगा। हेमोप्टेसिस हो सकती है। अच्छा जी, जो ही ये मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन होगी, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ आर्टरी भी तो गुजर रही होती है, आर्टरी भी डिस्ट्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को पता है कफ में ब्लीडिंग है तो उसको बोलते हैं हेमोप्टेसिस। क्या बोलते हैं? हेमोप्टेसिस। और ये भी होगी और सीवियर होती है। हमें कभी कभी आर्टरी की एम्बोलाइजेशन करनी पड़ती है, एम्बोलस डालना पड़ता है, ब्लीडिंग रुकती है आर्टरी की एम्बोलाइजेशन से। अच्छा जी, और हेलिटोसिस, 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 हेलिटोसिस का क्या मतलब होता है? फाउल स्मेल,
ये स्पूटम होता है, उसके जब जहाँ जो स्पूटम ऐसे फेंकता है उससे स्मेल आती है, फाउल स्मेल। और अगर सपोज एग्जर्बेशन हो जाए तो पेशेंट को शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है, और लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, माइलेज भी हो सकते हैं, डिबिलिटेटिंग पेशेंट होगा, डिसेबल पेशेंट होगा। ओके, क्लियर, समझ आ रही है? अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है मुझसे, मैं आप लोगों के कमेंट देखता रहता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो आप अब जो मेन चीज मैं बताने चला हूं वो ये है कि साइन एंड फाइंडिंग, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। देखिए, ये यूनिलेटरल हो सकती है, बाइलेटरल हो सकती है, लोकलाइज हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है, पूरे लंग्स में भी फैल सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ जो है ब्रोंकिएक्टेसिस, इसकी क्या फाइंडिंग होगी। ब्रोंकिएक्टेसिस, अच्छा जी, मैं ये आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मल भी हो सकती है अगर कोई सक्रीशन ना हो। अगर सक्रीशन ना हो, कोई कोलैप्स ना हुआ हो, प्लग म्यूकस प्लग के अंदर आने से कोलैप्स ना हुआ हो, तो फिर वो नॉर्मल फाइंडिंग भी हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा, जब इसके अंदर सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी और इस, या फिर ये है कि कोई म्यूकस प्लग फंस जाए पूरा, आगे लंग कोलैप्स हो जाएगा। इधर जहाँ लंग कोलैप्स होगा यहाँ डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड होगी, ब्रेथ साउंड आएगी ही नहीं, उधर से आना है ना, ब्रेथ साउंड है, यहाँ बंद हो गया है तो आगे ये लंग कोलैप्स हो जाएगा। और यहाँ जहाँ सक्रीशन है, जहाँ स्पूटम है, यहाँ क्या होंगे, क्रेपिटेशन। और इसके क्रेपिटेशन कैसे होते हैं, कोर्स क्रेपिटेशन। कैसे होते हैं, कोर्स क्रेपिटेशन। ये इसके ऊपर ही आएंगे, इधर उधर नहीं आएंगे। अगर डिफ्यूज डिजीज है, एक्सटेंसिव डिजीज है, साथ साथ वाले आर्गन को ले लिया है, तब वो ऑल ओवर द चेस्ट आएंगे, और वरना एक जगह पे क्रेपिटेशन आते हैं। इसके अलावा जो है क्या होगा, जब ये बंद हो जाएगा एयरवे तो क्या होगी, इससे हिपॉक्सिया होगा। हिपॉक्सिया के बाद क्लबिंग होती है, क्लबिंग, इसमें क्लबिंग भी होगी। ओके, अब इसके अलावा अगर ये ज्यादा हो जाती है तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग भी आ सकती है। वैसे नॉर्मल ब्रीदिंग कौन सी होती है, वेजिकुलर, हमारी चेस्ट में वेजिकुलर होती है, ट्रैकिया में ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है। तो जब ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी तो चेस्ट में आपको वहां जो है ब्रोंकियल ब्रीदिंग भी मिल सकती है। अदरवाइज मैंने कोर्स क्रेपिटेशन बताया, कोलैप्स की फाइंडिंग आ सकती है, लंग कंसोलिडेशन की फाइंडिंग आ सकती है, क्लबिंग हो सकती है हिपॉक्सिया की वजह से। ये होंगे क्लिनिकल फाइंडिंग। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। मेन इन्वेस्टिगेशन जो है वो रेडियोलॉजिकल होती है, इन्वेस्टिगेशन। अब ये है कि रेडियोलॉजिकल, 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 रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, हर चीज में तो आप लोग एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू। अच्छा जी, मैं ये बताता चलूं कि अर्ली डिजीज के अंदर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होगा, कोई भी फाइंडिंग नहीं होगी चेस्ट एक्सरे पे अर्ली डिजीज पे। जब लेट हो जाएगी फिर एक्सरे पे फाइंडिंग आएगी, और एक्सरे पे फाइंडिंग क्या होगी, सिस्टिक चेंजेस होंगी, ब्रोंकिएक्टेटिक सिस्टिक चेंजिंग होगी, सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस होंगी। और इसके अलावा थिक्ड वॉल एयरवे होगा, थिक्ड वॉल, थिकेंड एयरवे। लेकिन ये एक्सरे पे आमतौर पे नजर नहीं आता हमें, थिकेंड एयर वॉल और सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेटिक एरियाज जो है ये लेट स्टेज पे नजर आते हैं, अर्ली नजर नहीं आते। व्हाट इज मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर ब्रोंकिएक्टेसिस इज सीटी स्कैन। सीटी करवाएंगे, कौन सा होगा सीटी, HRCT, हाई रेजोल्यूशन सीटी। व्हाट इज सीटी विद IV कंट्रास्ट, वाई HRCT। मैं
अब ये बताऊंगा जो पैरेनकाइमल डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं वो HRCT होता है। जो नियोप्लेजिया मिलिग्नेंसी के लिए जो करते हैं वो CT विद IV कंट्रास्ट होता है। इनके डिफरेंस भी है, एक की स्लाइसेस थिन होती है, एक की स्लाइसेस थिक होती हैं, लेकिन उसके जो है उसके स्लाइस लेने का जो वो होता है वो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है। इस तरह के डिफरेंस हैं ताकि कोई मिलिग्नेंसी मिस ना हो। और इधर पैरेनकाइमल डिजीज तो HRCT एंड CT विद IV कंट्रास्ट दो ही CT होते हैं चेस्ट के, लेकिन इसमें क्या करेंगे HRCT, उसमें भी थिकेंड वाल होंगी और आपको सिस्टिक चेंजेस मिल सकती हैं। इसके अलावा कोलैप्स हो सकता है और बाकी जो है इसमें ट्राम लाइन पैटर्न मशहूर होता था पहले, ट्राम लाइन पैटर्न वो जो है इसमें हो सकता है। ऐसे ऐसे सिस्टिक चेंजेस ऐसे 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 चेंजेस होती हैं, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, ठीक है। तो ये जो है सिस्टिक चेंजेस पाई जाती हैं एक्सरे पे। बाकी आप स्पूटम करा सकते हैं। स्पूटम पे क्या होगा, हमने कल्चर एंड सेंसिटिविटी देखनी है, हमें इसमें बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा डर है और इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, इसमें हमें ऐसे बहुत ऐसे ब्रोंकिएक्टेसिस वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसलिए इसका स्पूटम और विद सेंसिटिविटी लाजमी करें। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो हम करते हैं, जैसे दूसरी डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस है, देख रहे हैं जी, कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, कुछ जो है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है या दूसरी डिजीजेज हैं कराटाजिनर या इस तरह की सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा करेंगे, हम एक करते हैं स्क्रीन लेके, ये जो चीनी की तरह मीठी होती है वो नेजल इंटीरियर नेजल नॉस्ट्रिल में डालें और वो 20 मिनट से पहले पहले फेरेक्स में पहुंच जाए, यानी हमें टेस्ट आना शुरू हो जाए चीनी का। अगर ना आया सेक्रीन का, लेट हो जाए, तो इट मीन सिस्टिक फाइब्रोसिस, और हम इलेक्ट्रॉनिक मैक्रोस्कोपी करके इसकी सीलिया का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी। एक तो स्क्रीन टेस्ट है, स्क्रीन, और दूसरा जो है माइक्रोस्कोपी। ये होते हैं बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, उसमें पढ़ेंगे स्क्रीन टेस्ट। स्क्रीन जो मीठी होती है और वो नेज़ा नॉस्ट्रिल में डालते हैं और वो पीछे कितनी देर में सीलिया उसको लेके जाता है, ये टाइम नोट किया जाता है, इसको स्क्रीन टेस्ट कहते हैं। दूसरा मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी, उसमें सीलिया की मूवमेंट और स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है इन्वेस्टिगेशन जिसके हम, आपने एक्सरे की फाइंडिंग और सीटी की फाइंडिंग याद रखनी है। वो सीटी की फाइंडिंग है थिकेंड वॉल एयरवे विद क्या होता है, ब्रोंकिएक्टेटिक सिस्टिक एरियाज। अच्छा जी, अब चलते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ। इसके पेशेंट को, ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट नंबर 1 फिजियोथेरापी। अब मेरे ख्याल में आप लोगों में फिजियोथेरापी के भी स्टूडेंट हैं, तो ब्रोंकिएक्टेसिस में चेस्ट फिजियोथेरापी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसमें है ये अटेंडेंट को और पेशेंट को समझा के भेजें फिजियोथेरापी। कपिंग जिस तरह करते हैं ताकि उसका स्पूटम इस तरह कपिंग करें, उसका स्पूटम जो है वो डिसलॉज हो के ब्रोंकस से बह रहा है, और ये एक्सरसाइज उसको समझानी है। इसमें होती है एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल। एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल नंबर 1। एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल्स क्या होगा कि उसको कहना है कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें ताकि अंदर जो सिक्रीशंस हैं उसकी थ्रोट तक आए, फिर कफ रिफ्लक्स से बाहर चली जाए। तो ये जो है उसको कहते हैं एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। और दूसरे नंबर पे आप पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये 2 टाइप का होता है, एक कांस्टेंट होता है और दूसरा जो है वेल्व फिल्टर के थ्रू होता है,
और वो जो है इंटरमिटेंट होता है, और उसमें जो है पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर मास जो है ऑसिलेटरी मैनर से यानी फ्लटर वाल वो निकालता है फिर बंद हो जाता है, इस तरह का होता है। लेकिन कुछ होता है कांस्टेंट सिक्रीशंस को बाहर निकालते रहते हैं, ये डिवाइस भी है। पॉजिटिव प्रेशर एक्सपिरेटरी मास्क ये पहनाते हैं, वो एक्सपेरेशन से उसको स्पुटम को बाहर निकाल देता है, ये भी एक तरीका है। कितनी फिजियोथेरापी इफेक्टिव है, इट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ स्पुटम। जितना स्पुटम होगा उतनी दफा करनी है, मिनिमम आप दिन में 2 दफा तो लाजमी करें, 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स दिन में ट्वाइस डेली, ये जो है मिनिमम रिकमेंडेड है। इससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा स्पुटम है, जितना आप स्पुटम को ज़्यादा बाहर निकालेंगे उतना आप तो एक तो उसकी चेस्ट क्लियर करेंगे, उससे इन्फेक्शन कम होंगे और डिजीज़ का जो नॉर्मल प्रोग्रेशन है वो कम हो जाएगी, आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स। अच्छा जी, एक था फिजियोथेरापी, दूसरा जो है वो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी बहुत अहम होती हैं इसमें ब्रोंकिएक्टेसिस में। अच्छा, मैं ये बताऊं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो एसोलेट होता है, सीओपीडी में कौन सा होता है और ब्रोंकिएक्टेसिस में कौन सा होता है? सब में आपने लगाना है एच इन्फ्लुएंजा। इसमें भी वही बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक आपने सीओपीडी के एग्जर्बेशन में दी थी वैसे ही ब्रोंकिएक्टेसिस में देनी है एच इन्फ्लुएंजा के लिए। लेकिन याद रखिएगा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बैक्टीरिया भी प्राइमरी नहीं सेकेंडरी बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि सुडोमोनास एरोजिनोजा एंड स्टेफ ओरियस। सुडोमोनास एरोजिनोजा एंड स्टेफ ओरियस। और इनकी एंटीबायोटिक कौन सी होंगी? आप एक तो मैं बताऊं, एक मैंने कहा कि सीओपीडी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें एक तो डोजेज लार्जर होनी चाहिए और ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। कम ड्यूरेशन पे ये नहीं ठीक हो गई, ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंट हो जाएगी, उल्टा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसलिए इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीट करते हैं ताकि इनकम्प्लीट ना रहे हमारी जो रिकवरी है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक याद रखिएगा कि सुडोमोनास का कवर हम सिप्रो से हैंडल कर सकते थे 500 to 75 बीडी में, यानी सुबह शाम। लेकिन इससे रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर इंजेक्टिबल भी दे सकते हैं एंटी सुडोमोनास ड्रग बीटा लैक्टम। ये एक होती है पेप्रासेलिन एंड सेफापेराजोन, पेप्रासेलिन एंड सेफापेराजोन, ये जो है टैजोबैक्टम, पेप्रासेलिन एंड टैजोबैक्टम, सॉरी, क्या होती है? पेप्रासेलिन प्लस टैजोबैक्टम, पेप्रासेलिन प्लस टेजोबैक्टम, लेकिन हम इसको कहते हैं टेंजो, वो मुझे बस टेंजो ही याद थी, टेंजो के नाम से आती है। पेप्रासेलिन प्लस टेजोबैक्टम, ये इंजेक्टिबल बीटा लैक्टम, ये एंटी सुडोमोनास। इससे भी नहीं होता तो फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पुरिन सेफ्टाजिडीम, सेफ्टाजिडीम जो है वो भी एंटी सुडोमोनास कवर देती है। ये है एंटीबायोटिक जो कि हम सुडोमोनास के कवर के लिए देंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देंगे, लार्जर डोज में देंगे। सिप्रो 500 to 750 बीडी है, पेप्रासेलिन टेंजो और सेफ्टाजिडीम, ये है एंटीबायोटिक जो हम देते रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट अब चीज़ें हैं वो है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्यों देते हैं? जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने कहा था डायलेटर वही जो स्टेरॉइड प्लस ग्लूकोकार्टिकाइड ये क्या करते हैं? कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करते हैं और साथ में एयरवे को डायलेट कर देते हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो जाए। ये जस्ट और जस्ट एक्सरबेशन में देना है। फिर हमने हैंडल द हेमोप्टेसिस।
हेमोप्टेसिस कैसे कंट्रोल करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हीमोप्टेसिस। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इन इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं हेमोप्टेसिस ठीक हो जाती है। कभी कभी हमें पल्मोनरी आर्टरी कीमो एम्बोलाइजेशन भी करनी पड़ती है, एम्बोलाइजेशन करनी पड़ती है, वो करके फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। आर्टरी एम्बोलाइजेशन, एम्बोलस आर्टरी में कहीं डाल देते हैं तो वो ब्लॉक हो जाती है। 5वें नंबर पे है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट देखें, सर्जरी इज नॉट आइडियल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली पेशेंट इज नॉट सूटेबल, पेशेंट इज अनसूटेबल फॉर सर्जरी। क्यों होता है अनसूटेबल? एक तो वो डिजीज डिफ्यूज हो चुकी होती है, या फिर ये क्या होती है, इतना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है कि सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होती। लेकिन आपने किस कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट को आजमाना है, किस कंडीशन में करना है, कब सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है? जब एक लोब में डिजीज हो, एक सेगमेंट में डिजीज हो, ठीक है, तो तब आपने उसको, उस सेगमेंट को काट लेना है ताकि और डिजीज ना, और लंग डिजीज ना हो। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज ओनली इंडिकेटेड इन व्हेन डिजीज इज सेगमेंटल और प्रेजेंट इन सिंगल लोब। अगर डिफ्यूज हो गई है तो फिर सर्जरी का कोई फायदा नहीं है और ना ही करनी है। हाँ, आखिर पे अगर आप देखते हैं कोई एक बिल्कुल ही कोई सा लंग का डिस्ट्रॉय हो गया है और रेजरवायर है फॉर द इन्फेक्शन, तो उसको भी आप काट सकते हैं, उसको आप लोबेक्टमी कर सकते हैं। अदरवाइज सर्जिकल जो है ट्रीटमेंट वो इतना आइडियल नहीं होता। ये है हमारा ट्रीटमेंट, फिजियोथेरापी, एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड ग्लूकोकार्टिकेट, ट्रीटमेंट ऑफ हेमोप्टेसिस एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। अच्छा जी, उसके बाद हम लास्ट चीज, अच्छा जी, हमें पैसे पता चल जाएगा, सीटी करवाएंगे ना, उस पर पता चलेगा कि लोब में है या डिफ्यूज है। लास्ट वन, अब हम इसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रोग्नोसिस के बारे में बता देता हूँ। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस कैसी होती है इसकी? देखें, जो अगर एटियोलॉजी पे डिपेंड करती है, अगर सपोज एटियोलॉजी उसकी सिस्टिक फाइब्रोसिस थी तो पेशेंट जल्दी एक्सपायर हो जाएगा और डिजीज बहुत एग्रेसिव होगी। अगर पेशेंट प्राइमरी बिलियरी डिस्काइनेसिया का या कराटाचिनर का है, वो भी जल्दी, क्योंकि वो कंजेनिटल है, उसको हम ट्रीट ही नहीं कर सकते। अगर इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल्ड कर लें अच्छे तरीके से और उनकी थेरापी पूरी दे दें, तो फिर क्या होता है, रेगुलर एंटीबायोटिक एंड फिजियोथेरापी दे दें, फिर हम उसकी प्रोग्नोसिस वेरी गुड कर सकते हैं। अच्छी प्रोग्नोसिस होगी अगर रेगुलर एंटीबायोटिक और रेगुलर फिजियोथेरापी करते रहें। आखिर पे बात होती है प्रिवेंशन की। इसको हम ब्रोंकिएक्टेसिस जो डिजीज है, जिसमें मैंने कहा कि क्रेपिटेशन भी होती है, क्लबिंग भी होती है। अच्छा, क्लबिंग और भी लंग की डिजीजेज में है, सीओपीडी के अलावा सीए लंग में है, सीओपीडी में नहीं है, सीए लंग में है, ब्रोंकिएक्टेसिस में है, आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग में है और लंग एब्सेस में है। तो काफ़ी सारी और भी लंग डिजीज है जिनमें क्लबिंग होती है, तो इसमें ब्रोंकिएक्टेसिस में भी होती है। अब प्रिवेंशन, लास्ट चीज़ मैं बताने लगा हूँ, क्या इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस की? यस। जो इन्फेंसी में वूपिंग कफ और मीजल्स के इन्फेक्शन हो रहे थे या टीबी हो रही थी, उसकी वैक्सीनिंग करा दे, वैक्सीनेशन। या फिर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक हो, जब डिजीज में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रही है, तब हम उसको डायग्नोज कर लें और ट्रीट कर लें, तब भी हम उसको डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले सपूटम आता रहेगा और जब हमें पता चलेगा, जब फाइंडिंग आएगी, डिजीज़ ब्रोंकिएक्टेसिस हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी ब्रोंकिएक्टेसिस की। अगर आप लोग देखें, अब पल्मो हमने तकरीबन काफ़ी
आधा कर लिया होगा चैप्टर, ये आप पढ़ना शुरू कर दें, डिविजन से पढ़ें और फिर मुझे फीडबैक दिया करें, ग्रुप में डिस्कस किया करें और इस वक्त कमेंट भी किया करें। और इसके अलावा कोई आप लोग की सजेशन है वो भी मुझे दें, और अपने जो मॉडरेटर हैं वो अपने अपने जो कुलीग्स हैं या क्लासमेट्स हैं या दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जो भी हैं उनको ऐड करें, ताकि हमारा ग्रुप जो है वो बड़ा हो, ताकि इसमें हमें जो डिस्कशन है उसका मज़ा है। तो इंशाल्लाह फिर हम कल आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।